हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वार्म वेलकम, नमस्कार। आज हम विज्ञान की कक्षा 9 की जो बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का एक एक लेसन अपलोड कर दिया है। आप आई बटन के अंदर देख सकते हैं। वहां से अगर आप देखना चाहें तो आई बटन के थ्रू आप पहुंच सकते हैं उन चैप्टर के ऊपर। इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं और जस्ट ही आपको ज्योग्राफी क्लास 6 और 7 के चैप्टर मिलने वाले हैं, तो क्लास 6 के स्टूडेंट 7 के स्टूडेंट भी तैयार रहें। इसी के साथ साथ मैं वार्म वेलकम करता हूं अपने सभी उन व्यूअर्स का जो आरएस एस्पिरेंट हैं और जो इस सीरीज को कंटिन्यू कर रही हैं। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये इंडेक्स है और इस इंडेक्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि हम हमारी जो सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स में जो भी मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जैसे कि हम अगर हमारे आसपास देखें तो हमारे आसपास हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये अलग अलग आकार की हैं, अलग अलग आकृति की हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारी जो दुनिया है, वो सब पदार्थों से मिलकर के बनी है और इन सभी वस्तुओं को हमने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, हमारे आसपास जो पत्थर हैं, मकान हैं, तारे हैं, पौधे एवं पशु हैं, पानी की बूंद हैं, रेत का कण है, ये सभी पदार्थ हैं। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें कि ये जो भी ऊपर अभी अपन ने डिस्कशन किया है, जिन भी पदार्थ का नाम लिया है, उस सब को हम द्रव्यमान यानी कि इन सभी वस्तुओं का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और कोई ना कोई आयतन होता है। अब यहाँ पर इसको एक स्टार मार्क किया गया है, यानी कि जो नीचे इस पेज के नीचे की तरफ इसके बारे में बताया गया है। हम देख लेते हैं पहले। ये 1 स्टार यानी कि ये द्रव्यमान है, मास है MASS। तो इंटरनेशनल जो यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसके अनुसार जो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है। और जब हम किलोग्राम को लिखते हैं तो स्मॉल k और स्मॉल g के द्वारा हम उसे लिखते हैं। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये इसी के साथ साथ जो मात्रक पद्धति है, इंटरनेशनल जो मीट्रिक सिस्टम है, उसके अनुसार जो आयतन है उसका मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, m और m के ऊपर क्यूब लगी हुई होती है। और आयतन मापने के लिए जो साधारण जो मात्रक होता है वो लीटर होता है। और 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर की घात क्यूब, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। और वहीं अगर हम 1 मीटर की बात करें तो देखिए 1 लीटर जो दूध है, पानी है, इसको हम लीटर में काउंट करते हैं तो वो है 1000 ml। और वहीं अगर हम मीटर, जैसे हम कपड़ा लेके आते हैं या फिर जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं वो मीटर के अंदर होता है, वो होता है 10 की पावर 3 यानी कि 10 क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर क्यूब हम लिखेंगे। ये इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है। अब हम यहाँ पर जो चैप्टर कह रहा है कि जैसे हमारे अगर हम प्राचीन काल की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो हमारे आसपास को समझने का मनुष्य हमेशा से ये एफर्ट करता रहा है कि वो इस नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा जाने। और भारत के जो भी प्राचीन दार्शनिक हैं, उन्होंने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है और इसे ही हम पंच तत्व कहते हैं। हमारी जो बॉडी है वो भी इन 5 तत्वों से जो मिलकर बनी हुई मानी जाती है। और इन अगर 5 तत्वों की बात करें तो इसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है,
ये सारे के सारे 5 तत्व हैं। देखिए एक कॉमन सा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर आप शक्तिमान देखते होंगे। शक्तिमान के अंदर जब प्रारंभ में जब शक्तिमान शुरू होता है तो वहां पर आप देखते हैं ये 5 एलिमेंट दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आई होप। तो जो भी वस्तुएं इस दुनिया में बनी हैं वो सारी की सारी इन 5 तत्वों से, इन 5 एलिमेंट से ही बनी हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। उस समय के अगर हम यूनानी दार्शनिकों की बात करें तो उन्होंने भी इस मैटर को, इस पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है। अगर हम आज के आधुनिक साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने जो पदार्थ को उसके भौतिक गुण धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स हमारे सामने आ रही हैं, एक है भौतिक गुण धर्म और एक है रासायनिक प्रकृति। तो ये क्या है, इसके ऊपर अपन डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो देखिए भौतिक गुण धर्म, जो भी वस्तुएं हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम तोल सकते हैं, उनका कोई ना कोई निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये सारे के सारे गुण जो हैं, यानी कि वो या तो ठोस है या द्रव है या गैस है, यानी कि उस पदार्थ की कोई ना कोई अवस्था है, उस पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान है, उसकी घुलनशीलता वगैरह है। तो ये जो सारे गुण हैं ये भौतिक गुण होते हैं। वहीं अगर रासायनिक गुण की बात करें तो जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या अभिक्रिया देता है, क्या रिएक्शन देता है, ये सारे के सारे जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हम इस बात को। अब हम बात करते हैं पदार्थ का एक भौतिक स्वरूप क्या होता है, उसका एक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। और अगर हम किसी भी पदार्थ को देखें, अगर हम एक मिट्टी के कण को देखें, मिट्टी छोटे छोटे कणों में होती है। अगर हम बड़ा पत्थर का टुकड़ा देखें, एक चौक का टुकड़ा देखें, उसको अगर हम तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक बहुत छोटा कण हमें मिलता है। ये बात हम लकड़ी के टुकड़े से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बड़ा हुआ होता है। उसके बाद में एक यहाँ पर एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बताया गया है कि एक हम बीकर लें, यानी कि एक एपरेटस है बीकर, और बीकर के अंदर अगर हम 100 ml पानी लें तो इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के जो लाइन है, स्तर है, उस पर हम निशान लगा दें और इसमें नमक या फिर चीनी हम एक कांच की रोड की सहायता से उसे घोल दें। क्या जल के स्तर में बदलाव आया है? आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ है? ये कहाँ चले गए हैं? अब देखिए अगर हम एक उस 100 ml पानी में चीनी या नमक डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके लेवल के अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो फिर वो कहाँ चले गए? उसके पार्टिकल्स, थोड़ी देर में वो पार्टिकल्स भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। हम देखते हैं वो पार्टिकल्स, जो वो पानी था उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच बीच में समा गए हैं, मिक्स हो गए हैं और एक हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है जिसमें पानी, नमक या वो जो भी चीनी हमने ली है वो सब मिक्स हो गया है और वो विलयन प्राप्त हो गया है। हम बात करेंगे विलय क्या है, ठीक है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ एक कणों से मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं, अभी अभी ये अपन ने बात की है। अब यहां पर देखिए ये नमक, ये पानी है, नमक है, ठीक है, नमक को हिलाया और जल और नमक आपस में मिक्स हो गए हैं। यहां पर देखिए ये डायग्राम है, यहां पर आप कुछ पार्टिकल्स देख पा रहे हो। तो जो नमक के पार्टिकल्स हैं इतने सूक्ष्म रूप से
घुले हुए हैं और इसको 1,00,000 गुना जो है मैग्नीफाई करके आपको यहाँ डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है। हम दूध पीते हैं, क्या दूध में चीनी मिक्स होने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह में आते हैं? अगर घुल चुकी है तो नहीं आते हैं, इसका मतलब वो बहुत महीन हो जाता है। अब यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी दी गई है कि आखिर पदार्थ कितने छोटे होते हैं, कितना छोटा हो सकता है पदार्थ। देखिए यहाँ पर एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है, ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल लिया गया है। मैं इसको पोटेशियम परमैंगनेट की बजाय आपको चीनी से समझाता हूं। आप ऐसा कीजिए, 100 ml पानी लीजिए, उसके अंदर आप 20 ग्राम चीनी डाल दीजिए, ठीक है। 20 ग्राम चीनी अच्छे से घोल लीजिए। जब वो एकदम घुल जाए तो आप दूसरे ग्लास में 100 ml पानी लीजिए, और अब जो आपका पहले वाला विलयन था जिसमें आपने 100 ग्राम पानी और 20 ग्राम चीनी ली थी, जिसको हम A कह देते हैं, यहां पर आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह चीनी को समझ लें। इसमें से आप 20 ml ले लें, इस 10 को एक बार हटा दें, 20 ml ले लें और इस पानी में डाल दें। तो अब ये विलीन हो गया। 100 ml तो पानी है सामान्य, और 20 ml हमने इसमें जो शुगर सिरप है वो डाली है। अब आप इसको टेस्ट कीजिए और एक आप इसको टेस्ट कीजिए, आप देखेंगे ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है। अब इस बी वाले बीकर से वापस से आप 20 ml लीजिए और दूसरे ग्लास 100 ml में मिक्स कर दीजिए। आप देखिए कुछ मिठास अभी भी आएगी। फिर एक आप और बीकर लीजिए, ग्लास में 100 ml पानी लीजिए और इस तीसरे ग्लास में से 20 ml लेकर के इसमें डालिए। आप देखेंगे आपको फिर भी बहुत स्लाइटली मिठास तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे हो सकते हैं। कितने छोटे, हम इसको इमेजिन करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी। आप वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्लियरिटी करनी हो, बेसिक पीछे का देखना हो, तो आप दिए गए जो लिंक है उसमें से आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो 6th 7th 8th तीनों के अभी हाल फिलहाल एक चैप्टर हैं, और आने वाले दिनों में आपको ज्योग्राफी और साइंस के और चैप्टर मिलने वाले हैं। तो यहां पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। तो आप देखिए, इसको हम चीनी के द्वारा समझ सकते हैं कि 20 ग्राम चीनी से बहुत ज़्यादा पानी मीठा हो सकता है। भले ही कम मीठा हो, पर मीठा होगा ज़रूर, वो अपना फ़र्क दिखाएगा ज़रूर, स्लाइटली ही हो पर होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। उसकी स्मेल जो है काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी सारे पानी में रहती है। तो एटलीस्ट हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एक्सपेरिमेंट को मैं क्लास में बहुत बार अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। एक स्केल लेता हूं मैं, आप अभी ले सकते हैं एक स्केल आपके पास अगर बड़ी वाली है तो 30 सेंटीमीटर की होगी, और 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। अब आप उस 1 मीटर में से 1 सेंटीमीटर पर अपने 2 नेल्स रख लें, दोनों अंगुलियां जो इंडेक्स फिंगर हैं उनको एक 0 पर और एक 1 पर रख लें। वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/100 पार्ट है वो। अब आप उसके बीच में 10 छोटी लाइनें देख पा रहे हैं, वो 1 जो है मिलीमीटर है, यानी कि 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। और जो 1 मिलीमीटर है वो जो है 1000वां पार्ट है, 1000वां हिस्सा है उस 1 मीटर का। अब आप देखिए, जो 1 mm है उसका भी अगर मैं कहूं 1000वां हिस्सा कर दीजिए तो पदार्थ इतना छोटा हो सकता है। इतना ही नहीं, आप उस जो माइक्रोन अभी हमें मिला है,
उसका भी 1000वां हिस्सा कर दीजिए, वो नैनो पार्टिकल कहलाता है। इतना छोटा होता है। मुश्किल हो रही होगी, आई होप मुश्किल हो रही होगी अभी आपको समझने में, पर जब मैं कभी लाइव आऊंगा किसी लाइव सेशन में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, जो भी सबस्टेंस है, जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ के जो कण हैं, उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, उनके गुण क्या है। तो पहली बात है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। एकदम कोई फिक्स नहीं होता, कॉम्पैक्ट है पर फिर भी उसके बीच बीच में स्थान है। जैसे हम क्लास में देखते हैं चौक होती है, उस चौक अगर हमारे सामने रखी, अगर हम उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसमें से कुछ एयर बबल्स बाहर आते हैं, और वो जब एयर बबल्स बाहर आ जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चले जाते हैं। तो यानी कि उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान तो जरूर है, और जैसे ही हम चौक को बाहर निकाल लेते हैं उस पानी के अंदर से, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर वापिस से एयर है वो एंटर हो जाती है। कहां पर एंटर हुई? उस जो बीच बीच में जो पार्टिकल्स हैं, वहीं पर बीच बीच में जो खाली स्थान है, वहीं पर वो सारी की सारी जो एयर है एंटर हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जो उसकी नेक्स्ट क्वालिटी बात करें, दूसरे गुण की बात करें, तो वो होती है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों फालतू बातें कर रहे हो, हमने तो लोहे की कील रखी है, कहाँ इसके पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं? नहीं, इन जनरल जैसे गैस पार्टिकल अगर हमारे आसपास हैं तो उसमें मूवमेंट होती ही रहेगी, कभी भी एक पार्टिकल फिक्स नहीं रह सकता। ठीक है, हाँ कॉम्पैक्ट हो गया, लोहे की बात कर रहे हो तो वो एक अलग बात होगी, पर फिर भी उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, निश्चित रूप से होता है, भले ही हम उसे ऑब्जर्व न कर सकते हो। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक लोहे के आप रोड देखिए, उस पर एक सिरे पर आप स्टिक कीजिए, आप देखेंगे दूसरे सिरे पर अगर आप कान लगाते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है। कैसे सुनाई दी? उन पार्टिकल्स में अब मूवमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, उनमें वाइब्रेशन ज्यादा हो गया, इस कारण से वो साउंड सुनाई दिया। तो ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आप समझ सकते हो, और अपने माइंड को ब्रॉड करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज है, तो ये एक्टिविटीज आप पढ़ लें, और मैं बीच बीच लेसन में आपको ये एक्टिविटीज बता ही रहा हूं। अब यहां पर कुछ एक्टिविटीज हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? जब भी कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, इस गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को। अगर मेरे इंग्लिश मीडियम के भाई अगर इसको देख रहे हैं तो वो समझें काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है, कणों का जो, उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो तेज हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है उन पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। ये आपने अभी जो पढ़े हैं उनके द्वारा भी ये जो एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी समझाई गई हैं, उनके अंदर आपको यही बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इस चैप्टर को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो भी एक्टिविटीज हैं ऊपर, इसमें हम देखते हैं पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर हम देखें कि एक ग्लास में हमने चीनी डाल के रखी है तो धीरे धीरे वो घुल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे वो घुल जाएगी। अगर हम स्टीयर करेंगे, उसे चम्मच से हिलाएंगे, रोड से, ग्लास रोड से हिलाएंगे तो
उसकी जो है जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ गया है, और पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ गया है तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई है, उनकी घुलनशीलता भी बढ़ गई है। लेकिन हमने रात को चीनी डाली, मान लो हमने 100 ग्राम चीनी डाली और 200-300 ग्राम पानी ले लिया, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी, तो अब आप देखोगे कि ये तो घुली नहीं, हमारे तो सर ने बताया, जो हमने पढ़ा वो तो गलत है। नहीं, वहां पर आप उसको चम्मच से हिला दीजिए, थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहां पर चीनी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और कुछ नहीं, आप चाशनी बनाइए, उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए, फिर देखिए वो आज कितनी जल्दी घुलती है। क्यों घुलती है? रीजन क्या है? रीजन यही है कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, और हमने पहले भी पढ़ा है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब दो जो पदार्थ हैं, जब दो पदार्थ, एक मिनट मैं इस स्क्रीन को ऊपर ले आता हूं, तो अंतः मिश्रित होते हैं, चलो हम यहां पर थे, अंतः मिश्रित होते हैं, दो पदार्थ आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच बीच में खाली जगह होती है और उसमें कोई दूसरा पदार्थ समावेशित हो जाता है, घुस जाता है, एंटर कर जाता है। जैसे दूध के अंदर चीनी, चाय के अंदर चीनी, पानी का ग्लास लिया उसमें चीनी या नमक, ठीक है, इसको जो अपने आप मिलता है उसको हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सामान्यतः विसरण की मैं अब एक परिभाषा बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। विसरण किसे कहते हैं? आप इसे लिख सकते हैं, अगर आप एक बार सुनना चाहते हैं तो आप इसे एक बार सुनिए, उसके बाद में दोबारा बैठ जाइए सीटिंग पर। वीडियो निश्चित रूप से लंबा हो रहा है, अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी की बोतल पास में लेकर के बैठें और पढ़ें, चाय पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से सुनने बैठ सकते हैं। 2-3 बार अगर आप सुन लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बात याद हो जाएगी। तो अब आते हैं विसरण के ऊपर। पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। सबसे इजी वे में मैंने ये बताया है, किसी भी सब्सटेंस का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वही डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे आपके पास एक इत्र की बोतल है, सेंट परफ्यूम की शीशी है, ठीक है, उसके अंदर इत्र है, जैसे ही आपने उसका जो लीड को हटाया, अब कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? उस बोतल में। कहां पर कम है? उस बोतल के अलावा सब जगह। तो वो परफ्यूम बाहर की तरफ आ जाएगा और उड़ेगा पूरे रूम में, पूरे आसपास की सराउंडिंग्स में उस परफ्यूम की, उस इत्र की सुगंध हो जाएगी। ऐसा अगरबत्ती के धुएं के साथ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे, हाँ, यही विसरण है, ठीक है, यही विसरण है। और अगरबत्ती के धुएं में अगर हम देखें, अगरबत्ती को हमने पास में रख दिया तो उसकी स्मेल हो सकता है बस थोड़ी सी देर, या तो हमें नाक के पास ले जा करके स्मेल करनी होगी, या फिर हमें उसके पास जाना होगा। लेकिन जैसे ही हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो स्मेल तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर के कारण उनकी गतिशीलता यानी उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। अब हम ये एक बात, एक नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टर है, दूसरा जो गुण है, उस पर डिस्कशन करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी को मैं थोड़ा इसी बुक की एक्टिविटी से समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, इस खेल को एक मैदान में खेलना है, ठीक है। एक मैदान में हमने एक जो 4 समूह, 4 ग्रुप बनाकर एक ह्यूमन चेन बनाई है, जैसा कि एक बीहू के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, बातों बातों में अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जीके का भी कहूँगा, सोशल स्टडी का भी कहूँगा। बीहू किस राज्य का जो डांस है? बीहू कहाँ का डांस है? चलो, आप इसे कमेंट करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सही होगा
तो मैं रिप्लाई दूंगा, हार्ट का चिन्ह दूंगा, अगर गलत हुआ तो कुछ नहीं दूंगा। ओके। दूसरा समूह, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक यहां पर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से, अच्छा यहां पर पहला ग्रुप, हाँ पहला ग्रुप रह गया। पहला ग्रुप जो है वो इस बिहू जो डांस है, बिहू नर्तकों की तरह कमर से एक दूसरे को पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। तीसरा जो ग्रुप है वो अंगुली से एक दूसरे को पकड़ ले। और चौथा समूह इन तीन ग्रुप्स को तोड़ने का प्रयास करे। तो आप देखोगे जिन्होंने अंगुली से एक दूसरे को पकड़ा है वो सबसे आसानी से, जिन्होंने हाथ से पकड़ा है थोड़ा मुश्किल से, और जिन्होंने इस तरीके से बिहू डांस के रूप में एक दूसरे को कस के पकड़ा है उस ग्रुप को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी सराउंडिंग्स में भी जो सबस्टेंस होते हैं इसी प्रकार से बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जो ज्यादा अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको तोड़ना आसान है। आप पतली सी एक स्टिक लीजिए, उसको तोड़ सकते हैं, पर एक लोहे की रोड को बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि लोहे की रोड मुड़ जाए। अच्छा, और चौक पीस तो आप अपने फिंगर के स्टाइल से भी तोड़ सकते हैं, अगर वहां पर चौक पीस की जगह लोहे की कील हो तो। अब आई होप इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ एक दूसरे से किस प्रकार से आकर्षित रहते हैं। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले लें। एक एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू हो गई है। इस पर थोड़ा मारकर, काटकर, खींचकर उसे भंगुर करने का यानी कि उसे तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम जानते हैं लोहे की कील के कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है। चौक का टुकड़ा तो जैसे मैंने अभी अभी बताया है आप अपने फिंगर के फोर्स से भी तोड़ लेंगे। और रबड़ बैंड, नहीं, रबड़ बैंड को तो आपको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा, हथौड़े से तो नहीं टूटेगा। तो ये अब इमेजिनेशन कीजिए कि हाँ यहाँ पर हमें क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, वहीं अब आप देखिए, अगर हमारे पास वॉल है, दीवार है, क्या आप दीवार को अगर मुक्का मार कर तोड़ सकते हैं? नहीं ना, फिल्मी स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरा, अगर हमारे पास वहीं हार्डबोर्ड हो तो शायद थोड़े फोर्स के साथ, हो सकता है थोड़ी सी चोट लगे, पर आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। टैप खोल लें, नल खोल लें और उस पानी की धार को पकड़ने का प्रयास करें, उस पानी की धार को काटने का प्रयास करें। क्या धारा कटती है? नहीं। आप उसके अंदर से अपने हाथ को, अपनी अंगुलियों को निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसे काट नहीं सकते, आप उसे तोड़ नहीं सकते। तो बस अब आप इन्हीं एक्टिविटी को समझने का प्रयास कीजिए कि हमारी जो भी सराउंडिंग्स में सबस्टेंस हैं उनके अंदर जो भी ये कैरेक्टर हैं वो किस प्रकार से हैं। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप, ये जो भी एक्टिविटीज हैं वो ये हमें बताती है, ये समझाती है कि पदार्थ के कणों के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। ये बल इन कणों को एक साथ रखता है। ये आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी हर पदार्थ का जो अट्रैक्शन है वो अलग अलग होता है। अब हम ये जो प्रश्न है इनको सोल्व करते हैं। तो ये जो भी प्रश्न है बिल्कुल हम इसका डिस्कशन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं? देखिए यहां पर है कुर्सी, वायु, स्नेह यानी कि अफेक्शन, गंध यानी कि स्मेल, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो अब हम यहां पर अगर गौर करें तो हम देखेंगे कुर्सी निश्चित रूप से एक सबस्टेंस है, वायु एक सबस्टेंस है, लेकिन जो स्नेह है, गंध है, घृणा है, ये तीनों ही सबस्टेंस नहीं है, ये हमारे इमोशंस हैं। वहीं बादाम जो है वो एक सबस्टेंस है, विचार यानी हमारे थॉट्स,
ये कोई भी जो है सब्सटेंस नहीं है। जो अगर हम बात करें शीत भी कोई सब्सटेंस नहीं है। हमारी फीलिंग्स हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है। लेकिन शीतल पेय, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, निश्चित रूप से वो सब्सटेंस हैं। और इत्र की जो सुगंध, स्मेल, तो स्मेल एक गैस है और गैस अपने आप में एक सब्सटेंस है। गर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गर्मा गर्म खाने की जो गंध है कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए, इसका आंसर भाई सीधी सी बात है कि जो तापमान होता है ना, तापमान के कारण उस जो पदार्थ की जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है। तो जब खाना गर्म होता है तो जो उसकी स्मेल है वो ज़्यादा दूर, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होता है, वह ठंडा हो जाता है, तो वो जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं अब उतनी दूर नहीं जा पाते जितना कि पहले जा पा रहे थे। तो पदार्थ के कण की जो निरंतर गतिशीलता है वो तापमान की जो वृद्धि है उसके कारण बढ़ जाती है, और जैसे ही वो खाना ठंडा हो जाता है वो गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो देखिए, पानी काट पाता है यानी कि पानी के कण आपस में जुड़े हुए हैं, और स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है, स्विमर है, वो उसको अपने हाथों के फोर्स के द्वारा हटा पा रहा है। तो यानी कि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, कोई ना कोई आकर्षण बल है, और वो आकर्षण बल इतना भी तेज नहीं है कि हम हाथों से उसे हटा नहीं सकें, और इतना कम भी नहीं है कि जैसे ही हमने हटाया वो दूर दूर हो गए, यानी कि वो वापस से पास में आ जाते हैं। तो यहां पर एक ही गुण है, अट्रैक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे के सारे आप इसके आगे लिख दीजिए। इसका आंसर है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। अभी हमने देखा कि जो पदार्थ है उनके बीच में खाली स्थान है, अपने आप में कैरेक्टर है उसका। सेकंड, पदार्थों के कण गतिशील होते हैं, ठीक है, निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी गुण है। और अभी अभी हमने कहा पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये भी उसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ की विशेषताएं हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं हम उन्हें ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे हमें पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड है, पानी है, वो लिक्विड है जैसे लोहा है, चौक है, हमारी टेबल है, चेयर है, वॉल है, ये सब सॉलिड है। पानी है, दूध है, चाय है, ठीक है, ये सब लिक्विड है। धुआं है, हवा है, ठीक है, ये सारे के सारे गैस है। अब ये तीनों जब पदार्थों की जो स्टेट ऑफ मैटर है, इनके कुछ न कुछ गुण होते होंगे, कोई ना कोई क्वालिटी होती होगी, अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, आप ध्यान से पढ़िए। एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ पर एक संपीड़न, ठीक है, एक बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें। तो संपीड़न होता है दबाव देना, दबा देना, कंप्रेस करना, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पर आपको सब्सटेंस दिए गए हैं, आप उनमें से किन को कंप्रेस कर सकते हैं, किन को नहीं कर सकते हैं। वैसे सीधी सी बात है, आप टेबल को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन एक फोम को, एक स्पंज को आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि आप किसको कंप्रेस कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। आपने एक एग्जाम्पल में एक अच्छा सा दे देता हूं।
अपने घरों में जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें गैस को इस स्तर तक दबाकर भरा गया है कि वो द्रव अवस्था में आ गई है। अगर आपके घर का जो सिलेंडर है, आप वो आधा है और आप उसको हिला के देखेंगे तो भी लिक्विड होने का एहसास देगा। यानी है तो वो गैस, पर गैस को कंप्रेस किया गया है, उसको दबाया गया, एक प्रेशर के साथ भरा गया है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। वहीं अपन सीएनजी का तो नाम ही यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है, क्लास 8 में अभी सबने ये पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर इस जो एक्टिविटी में जो दिखाए गए थे, आप देखेंगे पेन, किताब, सुई, धागे का टुकड़ा, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं इन सभी में एक निश्चित आकार है, यानी कि जो ठोस होते हैं उनमें निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है और नगण्य संपीड्यता होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो मिनिमल होती है, नगण्य या नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, नेग्लिजिबल है, कोई संपीड्यता नहीं है। अगर हमारे पास एक किलो का वेट है, ठीक है, उसको आप कैसे कंप्रेस करोगे? एक ईंट है, कहाँ कंप्रेस कर पाते हैं? तो नेग्लिजिबल है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। जो सॉलिड होता है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी उसका जो है आकार बदलता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। अब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन पर हम थोड़ा सा एक विचार करें। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? ठीक है, रबड़ बैंड क्या है ये आप खुद सोचिए, हम आगे इस पर निश्चित रूप से डिस्कशन करेंगे। क्या ये ठोस है? नेक्स्ट बी है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार से हो जाते हैं। क्या ये सॉलिड है? भाई हमने तो कहा था सॉलिड अपने आकार को नहीं बदलता, पर हमने तो नमक लिया, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप हो गई, और अगर हमने उसको एक जार में डाला तो जार की शेप हो गई। ऐसा तो पानी के साथ होता है, चौक पीस डालेंगे तो भी उसकी शेप बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सी है, स्पंज क्या है? ठीक है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। क्यों? संपीड़न क्यों पॉसिबल है भाई? ये इसको हम क्या कहेंगे? अब आपको जितना सोचना है 1 मिनट आप उतना सोचिए, मैं स्टार्ट करता हूं। ये सारे के सारे ठोस है, भले ही स्पंज दबता हो, ठीक है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, पर जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं ना, वो अपने वापस पहले वाले आकार में आ जाता है, और एक सीमा से ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाता है। अब हम शर्करा के या तो चीनी के या नमक के कुछ पार्टिकल्स हम अपने हाथ में लें या प्लेट में रखें, या ठीक है, उनके जो पर्टिकुलर क्रिस्टल्स है ना, उसका शेप कभी नहीं बदलता है। वो पर्टिकुलर क्रिस्टल है, बस वैसा ही पड़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सॉलिड की शेप नहीं बदली है। स्पंज में बहुत सारे छोटे छिद्र होते हैं और इसमें वायु जो है भरी हुई होती है, और जब हम इसे दबाते हैं ना तो वो वायु बाहर आ जाती है, जिसके कारण इसका जो संपीड़न है, कंप्रेशन है, वो संभव हो जाता है। तो ये सारे के सारे सॉलिड के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव, लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि अगर हमने एक 250 ml या 100 ml या 50 ml पानी लिया, अगर हम उसे ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसे जग में डाल दें तो उसकी देखिए मात्रा पर, ठीक है, उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई है। ठीक है, आयतन वही रहा है, उसका जो मास है वो चेंज नहीं हुआ है, उसकी जो अपन कहेंगे जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है, लेकिन उसकी शेप बदल जाती है। द्रव को, उस लिक्विड को अगर हम किसी भी दूसरे बर्तन में डालें तो वो उसकी शेप में आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी कभी भी नहीं बदली है। तो यहाँ पर प्रेक्षण एक वर्ड आया है, तो हिंदी मीडियम वाले, अगर हिंदी मीडियम के लिए ये बना है तो इसके लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होगी, वो होगी ऑब्जर्वेशन।
तो मेरे जो भी अगर इस कंटेंट को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स देख रही हैं तो वो इसे आसानी से समझ लें। ऑब्जर्वेशन से हम पाते हैं कि जो लिक्विड है उसका आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी आकार तो बदलता रहता है और उसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स होती है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाएगा उसी आकार को ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, ठीक है, बह सकते हैं द्रव और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये सॉलिड नहीं होते, ये लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1.4 और 1.5 के जो अगर हम संदर्भ की बात करें, रेफरेंस को देखें तो आगे ये हम उसको देखते हैं। देखा जाए तो ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। विसरण पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से, सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। तो वातावरण की जो गैसें हैं विसरित होकर जल में घुल जाती है। भाई पानी में कम है, हवा में ज्यादा है, तो उसकी कंसंट्रेशन पानी में कम हो गई और घुली ना, हवा से पानी में घुल गई तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की ओर हो गई। ये गैसें विशेषतः अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए जरूरी होती है। अब देखिए जो भी कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ना, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो सभी जीवधारी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ब्रीदिंग करते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। अब जो वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से सांस लेंगे? जो पानी के अंदर जो घुली हुई जो ऑक्सीजन है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसी को ही लेंगे। इस तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, यानी कि अगर सॉलिड में अगर अपन देखेंगे तो विसरण बहुत ही धीमा होता है, होता तो है और बहुत धीमा होता है। द्रव और गैस में विसरण ज्यादा तेजी से होता है। ठोसों की जो सॉलिड है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान, जो उसके बीच बीच में पार्टिकल्स के बीच बीच में जो खाली जगह थी, वो ज्यादा होती है। अब गैसीय अवस्था, तो नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। अगर आप कभी मेले में जाएं और उससे बात करें, आप उससे पूछें कि इसमें जो इस सिलेंडर में जो गैस है उससे कितने गुब्बारे आपने भरे और इस सिलेंडर में कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी गैस है? आइडिया है आपको? चलो कमेंट करना। और मैंने जहां भी जो भी स्टूडेंट्स मुझसे आज तक पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, सभी को मैंने ये केमिकल रिएक्शन भी बताई है। तो चलिए जरूर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे के किसी वीडियो में मैं ये केमिकल रिएक्शन जरूर बताऊंगा। 100 ml की 3 सीरीज लें। एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की है, एक्टिविटी 1.11। तो 100 ml की 3 सीरीज लें, उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सीरीज इंजेक्शन वाली जो सीरीज है, ठीक है। अब सभी सीरीज के पिस्टन को हटा लें। पहली सीरीज में हवाई रहने दें, दूसरे में पानी डाल दें, तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। इस तरीके से यहाँ पर जो देखिए ये एक स्पेस रहता है, इस एक सीरीज है, आगे की नीडल हटा ली है और उसको हमने एक रबड़ कॉर्क से पैक कर दिया है। एक सीरीज में हम हवाई रहने देते हैं, एक में हम पानी भर देते हैं और एक के अंदर हम चौक का पाउडर भर देते हैं। फिर हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं पीछे से। हम देखते हैं जो अब ये आगे क्या है, हमने बहुत ज़्यादा टाइट कॉर्क लगाया है तो ये आगे जाएगा नहीं। तो हम देखते हैं हवा वाली जो सीरीज है ना, काफ़ी ज़्यादा हम दबा सकते हैं। पानी वाली
एक निश्चित दूरी पर जाकर बस थोड़ा सा दबाव हुआ, फिर आगे नहीं जाएगी। और वहीं अगर हम चॉक पाउडर वाली देखें तो उसको प्रेस करना काफ़ी मुश्किल होगा, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ से हमने जो है सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को कंप्रेशन के बेसिस पर, संपीड़ितता के बेसिस पर हमने कंपेयर किया है। ठीक है, हमारे घरों में जो खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो एलपीजी गैस होती है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो देखिए, गैस सिलेंडर में जो भी गैस आती है बहुत ज़्यादा आसानी है। ठीक है, फैक्ट्री में भरी गई है, जो प्लांट है, बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ से भरी जाती है और हम तक जो आसानी से डिलीवर कर दी जाती है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं। अगर कभी कभार अगर ये लीक हो जाए तो हमें दूर बैठे पता लग जाता है कि या तो सिलेंडर लीक हुआ है, और अगर किचन में खाना बनाया जा रहा है तो भी वो जो स्मेल है हम तक पहुंच जाती है। खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो भोजन के लिए गए हैं, जो खाना पकाने की जो गंध है उसके लिए गए हैं। खाने की जो गंध है उसके कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी जब हम घर जाते हैं, घर पे खाना बन रहा है तो हमें गेट के बाहर पता लग जाता है आज सब्जी किस चीज की बनी है, हाँ रोटी बन रही है। तो इस तरीके से कैसे पता लगा बाहर? उस स्मेल के द्वारा ही। इसकी तुलना जो सॉलिड है, ठोस है, द्रव है और उनके जो डिफ्यूजन है उससे हमें करनी होगी। तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों में जो विसरण है वो बहुत तेजी से होता है। गैसों में विसरण ज़्यादा तेजी से होता है। अब देखिए, अगर हम किसी सॉलिड को देखें, आप इस इमेज में देखिए, सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स हैं वो देखिए एकदम पास पास में, जो ये ठोस है इसके कण एकदम पास पास में है। अगर हम लिक्विड को देखें तो इसके कण थोड़े दूर दूर हैं, और अगर हम गैस के पार्टिकल्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आपस में जो है इनके कण दूर दूर होते हैं। अब गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तेज होती है। जो गैसेज स्टेज है, गैसीय अवस्था है, उसमें जो कणों की गति है वो ज़्यादा तेज होती है, इर्रेगुलर होती है। इस अनियमित गति के कारण, इस इर्रेगुलर मूवमेंट के कारण ये जो भी पार्टिकल्स हैं उस बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। और देखिए, गर्मियों में टायर की ट्यूब जल्दी फट जाती है। क्यों? क्योंकि हवा का क्या हो गया, प्रसार हो गया, हवा एक्सपैंड हो गई। जो एयर है, गर्मी हुई, गर्मी के कारण हम सब जानते हैं एयर एक्सपैंड हो जाती है और टायर की ट्यूब फट जाती है। तब यहां पर किसी तत्व के, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को ले आते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास, तो यहाँ पर जो आयतन है, बढ़े हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो बढ़े हुए घनत्व के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो सबसे कम वाला पहले और ज़्यादा वाला, ज़्यादा घनत्व वाला बाद में हमें अरेंज करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो हवा या वायु जो है वो सबसे हल्की होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चिमनी का धुआं, क्योंकि उसके अंदर स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉटन, कॉटन हल्की तो बहुत है लेकिन इन दोनों से हैवी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम वाटर की डेंसिटी देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा होती है। फिर शहद यानी हनी,
हनी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा इनमें हो गई, फिर चौक और लास्ट में हम कहेंगे लोहा। तो डेंसिटी को बढ़ते हुए क्रम में हमने जो है लगा दिया है। तो मास अपॉन जो डेंसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को जो है सारणीबद्ध करिए। तो ये देखिए आपको करना पड़ेगा, सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है उसके अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आप देखिए। जो फर्स्ट रो आपको बनानी है, सबसे पहले आपको उसकी क्वालिटी, उस गुण को पकड़ना है। उसके बाद में सॉलिड, लिक्विड, गैस कि भाई जैसे अणुओं की स्थिति क्या है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, अणुओं का स्थान किस प्रकार से होता है, आकार कैसा है, उनका आयतन कैसा है, लिक्विडिटी है कि नहीं है, बहते हैं कि नहीं है, घनत्व ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ जो गुणों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बाद में कुछ टिप्पणी करनी है, आपको कुछ बताना है कि दृढ़ता क्या है। देखिए सबसे पहले दृढ़ता क्या है, किसी भी पदार्थ का उसके आकार को बनाए रखने का एक गुण होता है, उसको हम दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज सॉलिड है तो वो उसका एक कैरेक्टर है कि उसका अब शेप चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ पर जब हम कोई दबाव डाल देते हैं तो उसका जो एक आयतन है वो बदल जाता है, उसका एक आकार प्रकार बदल जाता है। तो उस जिस पदार्थ में ये होती है उसी को हम संपीड्यता कहते हैं। नेक्स्ट है तरलता। तो किसी भी, अगर हम तरलता की बात करें तो किसी भी पदार्थ में जब बहने का गुण होता है, ठीक है, फ्लो होने का जो एक क्वालिटी होती है, और जब फ्लो होगा तो निश्चित रूप से उसकी एक शेप फिक्स नहीं रह पाएगी, बदलती रहेगी। तो फ्लो होने का जो गुण है। नेक्स्ट है बर्तन में गैस का भरना। तो गैस अगर अत्यधिक, अगर जैसे संपीड्य होती है उसको दबाव देकर भरा जा सकता है, इसलिए किसी भी बर्तन में जब हम उसको भरते हैं, जैसे सिलेंडर में भरते हैं, अगर आप कहोगे कि ग्लास में भरें तो देखिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेशन, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो एक सिलेंडर में हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो जब उसी जो हमने पॉट है, उस सिलेंडर है, उसमें अगर भरा है तो वो उसी की शेप में आ जाती है और उसको दबाव दे करके हम ज़्यादा भर सकते हैं। सिलेंडर में भरा जा सकता है, लेकिन ग्लास में आप गैस को नहीं भर सकते हो। ग्लास में ऑटोमेटिकली है, ठीक है, खाली ग्लास है तो उसमें गैस है, लेकिन आप उसको दबाव नहीं दे सकते, आप उसको संपीड्य नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आकार। ठीक है, तो आकार है, ठोसों में कणों का एक स्थान निश्चित होता है, इसलिए उनका आकार और आयतन नहीं बदलता है। जो सॉलिड है उसका आकार नहीं बदलता है, लिक्विड है उसका आकार बदलता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों बदलते हैं। अगर थोड़ी सी गैस है तो वो पूरे सिलेंडर में फैली हुई रहेगी, एक जगह यूं नहीं है कि थोड़ी सी नीचे ही पड़ी रह गई या साइड में हो गई, नहीं, पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। जैसे अगर हम रूम में, अगर हम एक सेंटेड अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं पूरे रूम में फैला है ना, तो वो स्मेल हमें सब जगह आ रही है। तो बस गैस है, गैस का न तो आकार फिक्स होता है न तो आयतन फिक्स होता है। नेक्स्ट है घनत्व। तो किसी भी घनत्व पर बात करते हैं, डेंसिटी पर बात करते हैं, तो किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में जितना पदार्थ जितना उपस्थित होता है उस द्रव्यमान को, उस MASS मास को हम घनत्व कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु, अगर हम मान लें 1 सेंटीमीटर लंबी है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर ऊंची है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान ही उसका घनत्व कहलाएगा। तो द्रव्यमान यानी मास, घनत्व यानी डेंसिटी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनत्व, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस प्रकार से हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट कारण बताइए, एक क्वेश्चन है, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो गैस होती है ना उसके अंदर आकर्षण बल सबसे कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल्स मूवमेंट अधिक होती है, वो हर तरफ भागना चाहते हैं और उस बर्तन तब तक भागते हैं जब तक उनको रोक लिया न जाए। तो जो सिलेंडर है
जो बर्तन है उसकी दीवार तक वो टक्कर मारते रहते हैं, इसलिए जो गैस है उस बर्तन का आकार ले लेती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। भाई गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, भाई सीधी सी बात है, गैस के ऊपर सभी दिशाओं में गति करने के लिए वो स्वतंत्र होती है, क्योंकि पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है ज्यादा, और वो कहाँ जाएगी, वो कण इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं। अब वो जो सिलेंडर है उसकी जो वॉल है उन्हें बाहर जाने नहीं देती, इसलिए वो उस वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, दबाव डालते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो भाई लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। मेज को आप चाहे रूम में रख लो चाहे हॉल में रख लो, उस मेज की शेप सब इक्वल है। नेक्स्ट है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। भाई अट्रैक्शन फोर्स ही ये तो है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स वाला ही मैटर है और कुछ है ही नहीं। तो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के जो बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। वहीं लकड़ी को तोड़ने के लिए अब लकड़ी कितनी मोटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, हमें कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी कि फोर्स को हम पर्टिकुलर एक जगह पर अप्लाई करें तो वो लकड़ी टूट जाए। और वहीं अगर वॉल हो, दीवार हो, तो भाई फिर तो आप फिल्मी स्टाइल ही अपनानी पड़ेगी आपको। तो देखिए ये जो टॉपिक है नेक्स्ट 1.4, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 इसका बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ये भी लगभग 1 घंटे का हो जाएगा वीडियो। तो आधा चैप्टर हुआ है अभी तक, अब हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये ब्रह्मांड अगर हम समझते हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है वो मैटर है, उसको हम मैटर कहते हैं। ये देखिए ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, जो पदार्थ है उसको हमने मैटर कहा है या हम उसे द्रव्य कहते हैं। अब देखिए ये द्रव्य है, द्रव्य, मैटर, ये वाला द्रव नहीं है, ये द्रव है लिक्विड, और ये जो द्रव्य है मैटर है। तो अगर हमने कहा कि भाई हमारा जो भी यूनिवर्स है, अर्थ है, सन है, अदर प्लेनेट है, अदर स्टार्स हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं भैया, ठीक है, सारे के सारे पदार्थ हैं। फिर इस मैटर को हम फिर डिवाइड करते हैं, क्या, द्रव्य के प्रकार। एक हमने कहा भाई प्योर मैटर हो सकता है और एक हमने कहा इम्प्योर मैटर हो सकता है। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर को आगे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम द्रव की अवस्थाएं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। ये मैन जो है भाई अभी तक अपन ने 3 ही पढ़ी है, इसके बाद में एक चौथी अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। पढ़ेंगे इसके बारे में अगले टॉपिक में, हम इसको क्लियर करेंगे। फिर है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक 5वीं अवस्था है। इस 5वीं अवस्था को बहुत ज़्यादा समझाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, तो हम जितना आपकी बुक में है उतना ही पढ़ेंगे। हाँ, प्लाज्मा को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। फिर देखिए द्रव्य, ये मैटर क्या है, तो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अणु और परमाणु हम डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, उस पर डिस्कशन पक्का करने वाले हैं। फिर है, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु को अति सूक्ष्म और अविभाज्य कण माना। भाई अणु एक छोटे से छोटा वह कण है जिसमें किसी भी पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। वहीं परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिस कण को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। यूनान के जो दार्शनिक हैं यानी कि फिलोसफर हैं, अरस्तु तथा डाल्टन आदि वैज्ञानिकों ने भी परमाणु को अति सूक्ष्म कण माना और ये माना कि ये अविभाज्य कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कणाद द्वारा रचित एक वैशेषिक दर्शन, एक पुस्तक है जिसमें परमाणु सिद्धांत का एक उल्लेख है और जिसमें संपूर्ण सृष्टि की रचना परम अणुओं से, परमाणुओं से बनी हुई बताई गई है।
नेक्स्ट है द्रव्य का वर्गीकरण। भाई ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठोस को हम कहेंगे इनके अणु आपस में एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं। इनके कणों के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल उच्च होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है तथा संपीड्यता नगण्य होती है। लोहा, पत्थर, लकड़ी, कुर्सी सब। और द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है और ठोस से कम होता है। इनके कणों के मध्य दुर्बल अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों में विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है, जैसे जल है, दूध है, पेट्रोल है, शहद है आदि। गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। घनत्व डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। संपीड्यता अत्यधिक होती है, तभी हम उसको दबाकर भर सकते हैं। गैस के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है तथा विसरण डिफ्यूजन अत्यधिक होता है, जैसे वायु है, वेपर है, एयर है, वेपर है, धुआं यानी कि स्मोक, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसको कंसल्ट ज्यादा करेंगे हम प्लाज्मा को, अभी सिर्फ एक रीडिंग की है। और ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। देखिए लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चलो हमने वीडियो बनाया है, हमारे व्यूअर्स को पसंद आया है। शेयर भी कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिए, आपको यहाँ पर कुछ आगे देखिए लिंक मिलेंगे, ये लिंक भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलेगा। धन्यवाद।